आज हम एक्सरसाइज 10 की विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल कक्षा 10 में आपने 1-2 सवाल किए हैं, क्लास 11th में भी आप लोग कर रहे हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ, y - x = 0, x + y = 0, x - k = 0। बोल रहा है ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है। तीनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल which is formed by the intersection of all the 3 lines। तीनों लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं उससे जो त्रिभुज बनता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अगर मैं गौर करूँ तो ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, सपोज एक ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर ये ट्राइंगल बनेगा तो इसका एरिया निकालना। आइए मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ। डायरेक्ट मीन्स इसको 2-3 विधियों से किया जा सकता है। वी हैव 2-3 मेथड्स, लेकिन इसका एक प्रारूप बनाते हैं। इसका एक प्रारूप बनाते हैं। आइए तो इस प्रारूप पे गौर करिएगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आप लोगों ने लीनियर इनइक्वलिटीज़ नहीं पढ़ी है। मैं कहूँ ये लाइन कहाँ से पास होगी, ये लाइन कहाँ से पास होगी, ये लाइन कहाँ से पास होगी, ये लाइन जो भी पास होगी इसको मैं बोल सकता हूँ y = x या y - x = 0, जिसमें c का गुणांक 0 हो। लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, ax + by = c। अगर c 0 है तो लाइन पासिस फ्रॉम ओरिजिन। जो रेखा है, लाइन है, मूल बिंदु से होकर जाती है। इसी प्रकार अगर इसका बनाए, अब मैं तुमको नहीं बता रहा हूँ कि मैं एक इधर बना रहा हूँ एक इधर बना रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ समझ लीजिएगा, ये सब आप भी बना पाओगे कि एक मैंने इधर बनाया उसका कुछ रीज़न होगा, एक को इधर बना रहा हूँ रीज़न होगा। रीज़न आप मत जानिए, लेकिन 100% श्योर है कहाँ से पास होगी। दिस लाइन पासेस फ्रॉम ओरिजिन। ये रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी। अगर यह रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी, एक तीसरी लाइन है x - k = 0। क्या कोई बता सकता है ये लाइन कैसे, मतलब इसका अगर आप लोग डायग्राम बनाएं, इसका ग्राफ बनाएं, तो मैं बता देता हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये तीसरी लाइन होगी। ये पहली, दूसरी, तीनों लाइनों के काटने से 3 बिंदु मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, मतलब आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए अब करने के सिंपल मेथड पे जाते हैं। ये तो रहा डायग्राम, और डायग्राम बनाना ज़रूरी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको क्लास 10th में सिखाया होगा, क्लास 11th में भी सिखा रहा हूँ, जब भी 3 डिफरेंट लाइन्स हों, जब भी 3 डिफरेंट लाइन्स हों, अगर तीनों पॉइंट को लीनियर नहीं है, मतलब एक ही लाइन पे नहीं है, तीनों मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर तीनों एक लाइन पे नहीं है तो ट्रायंगल बनेगा। अगर ट्रायंगल बनेगा तो उस ट्रायंगल का एरिया भी निकाला जा सकता है। तो इन क्वेश्चंस को करने का सिंपल सा तरीका होता है, पहले इसको सॉल्व कर लें, फर्स्ट एंड सेकेंड। जहाँ पर काटेंगे मिल जाएगा कि पहली लाइन और दूसरी लाइन कहाँ पर काट रही हैं। मतलब इसको मैं बोल दूँ लाइन 1, इसको बोल दूँ लाइन सेकेंड, ये दोनों कहाँ पे काटेंगे तो इनको सॉल्व कर लें। फिर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड भी काटेंगे, ऐसे सॉल्व कर लें, ये लाइन थर्ड है। फिर फर्स्ट और थर्ड भी काटेंगे तो 3 पॉइंट मिलेंगे, और तीनों पॉइंट मिलेंगे, पहले हम पहले और दूसरे को सॉल्व कर लें, फिर दूसरे तीसरे को सॉल्व कर लें, फिर तीसरे और पहले को सॉल्व कर लें। जो तीनों पॉइंट मिलेंगे, फिर बच्चों सबको रटा हुआ होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। तो उसके बाद हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले से कर लेंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे को सॉल्व करने पर, पहले और दूसरे को सॉल्व करने पे पॉइंट आ जाएंगे 0,0। मुझको श्योर है, आप लोग कर लीजिएगा, अरे जो भी करना हो, जैसे भी करना हो। फिर सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो मैं डायरेक्ट लिखूं k - k, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये अब आपका तरीका है, आप लोग कितने होशियार हैं, मैं मुंह ज़बानी सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्विंग थर्ड एंड 1, तीसरे और पहले को सॉल्व कर लीजिए। तीसरे और पहले को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा k, k।
अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो 3 पॉइंट्स मिल गए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बच्चों आपके मुंह में रटा होगा, नहीं रटा तो रट लीजिए। एक हम मैट्रिक्स विधि से भी कर सकते हैं। मैं आखिरी क्वेश्चन मैट्रिक्स के तरीके से ही कराऊंगा। तो आइए अगर इसको देखा जाए, 3 पॉइंट मिले आपको 0 0, दूसरा पॉइंट आपको मिला था k, -k, तीसरा पॉइंट आपको मिला था k, k, और हमको निकालना था एरिया ऑफ ट्राइंगल। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ मॉड ऑफ x1, शिवम इसको उठा देना, x1 y2 - y3 डस्टर के नीचे रख, प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये आप लोग को एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है। आप लोगों को एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है। कक्षा 10 में आपको ट्रिक भी बताई गई होगी कैसे याद करें। क्लास 11th में भी मैंने फॉर्मूला बताया है। जिनको नहीं आता तो याद कर लें। एक मैट्रिक्स विधि भी हम जानेंगे। आज ही मैं आपको मैट्रिक्स से कैसे करना मैं सिखाऊंगा कि मैट्रिक्स से कैसे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को इजी बना दूंगा। अभी हम आगे क्वेश्चन नंबर 10th 11th तक करेंगे, 4-6 क्वेश्चन करेंगे। तो मैं लास्ट क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स से कराऊंगा, डिटर्मिनेंट से कराऊंगा। डिटर्मिनेंट से कैसे निकाला जा सकता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ये भी सिखाएंगे। उस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता होगा, लेकिन हम शॉर्ट तरीके से करेंगे, आप लोग को नई चीज़ भी सिखाएंगे। तो आइए इस फॉर्मूले में रख लीजिएगा। ये आपका होगा x1 y1, ये आपका होगा x2 y2, ये आपका होगा x3 y3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 y1, x2 y2, x3 y3 यू विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। और क्वेश्चन क्या हो गया आपका सॉल्व। बढ़ते हैं, सॉल्व करना देखो आपके घर का काम है। मैं एक एक पॉइंट नहीं बता सकता हूँ, वीडियो वैसे ही लंबा हो जाता है, आप लोग का पढ़ने का फिर मन नहीं करता है। तो तेज़ी से घर में भी कैलकुलेट करिए, कैलकुलेशन खुद से ही सीखना पड़ेगा। आंसर निकालिए, आंसर मैच करिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, फाइंड वैल्यू ऑफ p सो दैट दीज 3 लाइन्स आर कोलिनियर। p का मान ज्ञात कीजिए कि तीनों रेखाएं संगामी हों। संगामी का मतलब जैसे कि ओके थोड़ा सा हिल गया, मैं अभी स्टार्ट करता हूं। अच्छा हाँ, संगामी का मतलब क्या है, संगामी जिनका गमन पथ समान हो या एक ही बिंदु पर ऐसा कोई एक फिक्स पॉइंट हो जिससे होकर जाती हों। जैसे नदियों का संगम नहीं होता बेटा, बहुत जगह से नदियां आती हैं, एक जगह मिलती हैं, फिर इधर उधर निकल जाती हैं, तो ऐसा ही कुछ है। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। अगर रेखाएं संगामी हैं, इफ लाइन्स आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, यदि रेखाएं संगामी हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। संगामी का मतलब है कि तीनों रेखाएं किसी एक बिंदु से होकर जाती हैं। अब देखिएगा एकदम आसान है, मैं इसको पूरा सॉल्व करा दूंगा, लेकिन आप लोग बच्चों समझ गए होंगे, जो होशियार हो गए होंगे उनके दिमाग में आ गया होगा सॉल्यूशन। पहली लाइन इसको लिख लेता हूँ, दूसरी लाइन इसको लिख लेता हूँ, px + 2y - 3 = 0, और तीसरी इस पे लिख लेते हैं 2x - y - 3 = 0। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दीज लाइन्स आर कोलिनियर। प्रश्न के अनुसार तीनों रेखाएं संगामी। मैंने एक डायग्राम बनाया, एक प्रारूप बनाया। अब ये लाइन भी इस पॉइंट से पास होगी, ये लाइन भी इस पॉइंट से पास होगी, ये लाइन भी इस पॉइंट से पास होगी, मतलब तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाएंगी। अगर मुझको ये बिंदु मिल जाए कहीं से तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व है। अगर भैया मैं कहीं से ये बिंदु निकाल पाऊँ, ये इस लाइन पे लिख लीजिएगा 3x + y - 2 = 0। भाई ये इसका इक्वेशन। अगर मुझे कहीं से ये बिंदु मिल जाए तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अच्छा देखें, ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, क्या उसका निर्देशांक निकाल सकते हो? 2 लाइन है, दोनों लाइंस जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगी, दीज 2 लाइंस इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है कि दोनों लाइन कहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो सीधा सीधा क्लास 10th में दोनों को सॉल्व कर लें, जो भी x y की वैल्यू होगी वो निकल आएगी। तो पहले मैं इसको और इसको सॉल्व कर लूँ तो मुझको मिल जाएगा कि ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। कुछ x की वैल्यू आएगी, कुछ y की वैल्यू आएगी। अच्छा यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये सोचो कि ये वाली लाइन भी तो इस बिंदु से होकर जाएगी। सपोज बिंदु आ गए आपके 1 2, मान लिया, अभी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या आता है, वो तो सॉल्व करने पे पता चलेगा एग्जैक्टली क्या आता है। मान लीजिए ये बिंदु ये आ गए
तो ये बिंदु क्या इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे? 100% सेटिस्फाई करेंगे। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लाइन्स आर कोलिनियर, रेखाएं संगामी, मतलब ये भी इसी बिंदु से होकर जाएगी। अगर रेखा इस बिंदु से होकर जाती है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगी। पूरा सॉल्यूशन मैंने समझा दिया है। अब आइए सॉल्यूशन पे भी एक नज़र डालते हैं। तो इसको मैं डाल देता हूँ लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3। बाकी अच्छा सा क्वेश्चन इधर लिखा हुआ, किताब आप लोग के पास है, मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा। प्रीफर द बुक एंड टेक्निक अगर समझनी है तो फिर मुझसे सीखिए। वे ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन या सॉल्विंग द क्वेश्चंस वो मैं बता सकता हूँ, और फिर राइटिंग तो भगवान मालिक है, फिर भी इतना बुरा नहीं है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट और सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, इनको ऐड कर लूँ। अब आप लोग डायरेक्ट में किए दे रहा हूँ, ऐड करूँगा, माइनस प्लस कैंसल, 3 2 5 माइनस 5, x की वैल्यू 1, सॉल्व कर लीजिएगा। y की वैल्यू क्या 1 2 ही आएगी क्या? 2 1 जा 2, 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। जब आप सॉल्व करोगे तो 1 कॉमा माइनस 1 आएगा। शायद हो सकता है मिस्टेक हो, पर मैंने डायरेक्टली किया है तो वैल्यू आती 1 कॉमा माइनस 1। क्या 1 कॉमा माइनस 1 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी? 100% सेटिस्फाई करेगी। क्यों सेटिस्फाई करेगी? बिकॉज ये भी तो इसी बिंदु से होकर जाती है। तो मैं लिख सकता हूँ बिकॉज, क्योंकि लाइन्स आर कोलिनियर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि रेखाएं संगामी हैं तो ये बिंदु जो निकला है इस समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा तो x की जगह हम रख लें 1, y की जगह रख लें -1, -3 इक्वल टू 0, 2 इंटू -1 -2 -3 p इक्वल टू 5। तो वैल्यू होगी आपकी p की 5। ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके आप इसको बार बार देखिए, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कुछ नहीं था, लेकिन कैसे सॉल्व करना ये वाकई में एक अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन में भी आते हैं। क्वेश्चंस कंपटीशन में टफ नहीं आते, लेकिन हम लोग समझ के नहीं करते, हम लोग रट के करते हैं। क्योंकि मैं अपना अगर इंटर याद करूँ तो आता मुझको भी सब था, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन घुमा देते थे तो हम नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमको कोई समझाने वाला भी नहीं अच्छा मिला था, और दूसरा माइंड का विकास भी कम होता है। तो आप क्वेश्चन को समझ के करिए। ये मत समझ लीजिए कि 9वें नंबर को ऐसे हल कर लेना, ये समझ लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही हल करना है। क्वेश्चन नंबर 10, आइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 साइड में नहीं लिखा, सिर्फ यहीं पे y बराबर m1x प्लस c1, y बराबर m2x प्लस c2, y बराबर m3x प्लस c3। बोल रहा है इफ़ लाइन्स आर कोलिनियर देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। आपके पास बुक है, NCERT का क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज है मिसलेनियस, विविध प्रश्नावली, बुक से देख लीजिएगा। 3 लाइनें दी गई हैं और बोला गया कि ये तीनों लाइन्स कोलिनियर है, तो सिद्ध करिए कि इतना बराबर इतना, देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अच्छा, एक तरीका तो पिछला वाला हो सकता है, आप इसको सॉल्व कर लें, जैसे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। एक्स वाई की वैल्यू निकाल लें, जो भी एक्स वाई की वैल्यू आएगी किसको सेटिस्फाई करेगी? थर्ड इक्वेशन को। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दीज लाइन्स आर कोलिनियर, देन द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइन्स विल सेटिस्फाई द इक्वेशन थर्ड। इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा जो भी इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु होगा। तो हम इस तरीके से तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब ये बड़ा प्रोसेस हो सकता है। मैं आज आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। एक चीज़ आपको बताया गया है कि तीनों अगर संगामी हैं तो उनसे त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। इस तरीके से किया जा सकता है। दूसरा, मैं आपको एक डिटर्मिनेंट सारणिक विधि बताता हूँ, शायद क्वेश्चन 3 लाइन का हो जाए। मैं उसको बता देता हूँ, आप लोग सीख ज़रूर लीजिए। नई चीज़ों को सीखने में इंटरेस्ट रखा करिए। पहला देखो, पहली विधि क्या है? फर्स्ट मेथड, पिछले क्वेश्चन के तरीके से करते हैं। फर्स्ट मेथड है आपका कि आप इसको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे भी निकाल लें, सब्ट्रैक्ट करके या जो भी सॉल्व करके। जो भी एक्स वाई की वैल्यू आए वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, संतुष्ट करेगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि रेखाएं संगामी हैं। ये पहली विधि है। आइए अब हम कुछ नया जानते हैं, मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का मैट्रिक्स मेथड, एरिया ऑफ ट्राइंगल का मैट्रिक्स मेथड। अब देखिए, कुछ मत करिए, पूरा एक
नया वीडियो इस पे बनाया जा सकता है, लेकिन मैं इसी वीडियो में बीच में इंट्रोड्यूस करता हूँ। सपोज 3 लाइन्स है, a1x प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। इफ 3 लाइन्स, इनके अगर त्रिभुज बन सकता नहीं बन सकता, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो कुछ मत करिए। एक तो आपके पास क्या तरीका था, इसको सॉल्व करो, इसको 3 पॉइंट मिले, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दो, लंबा स्टेप। अब डायरेक्टली हम कुछ सीखते हैं। इंटर में पढ़ने का फ़ायदा क्या, अगर हम एडवांस चीज़ें ना कर पाएँ, तुरंत ना कर पाएँ, तो हमारी पढ़ाई का फ़ायदा क्या। अगर हम अपनी स्पीड ना बढ़ा पाएँ, वही घिसे पिटे तरीक़ों से ज़िंदगी जीते रहें, समय के साथ बदलाव ना कर पाएँ, तो जीवन जीना व्यर्थ है। तो उसी तरीके से नई चीज़ें नहीं सीखे तो फिर बेकार है। आइए सीखते हैं। कुछ मत करिए, a1 a2 a3 लिख लीजिए, b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब पूरा सवाल ये है कि मैट्रिक्स सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए पहला स्टेप एकदम आसान है, x का कॉफिशिएंट जो भी हो क्रम से लिख लीजिए, y का कॉफिशिएंट जो भी है क्रम से लिख लीजिए, जो बाकी बचा पद या कांस्टेंट टर्म अचर पद के कॉफिशिएंट लिख लीजिए। सबको लिखने के बाद अब आता मैट्रिक्स सॉल्व कैसे करें। बहुत आसान है, जल्दी से हिंट वाइज समझिएगा, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में बताने लगूंगा तो 2 घंटे का वीडियो यही हो जाएगा। मैट्रिक्स आया कहाँ से होगा, ये भी तो है, इस किस तरीके से प्रूव हुई होगी, सारा कुछ है, सारा हम 12th में देखेंगे। डिटर्मिनेंट्स जब भी सारणिक पढ़ेंगे एकदम एडवांस लेवल में देखेंगे। लोग टीचर्स ये नहीं बताते, टीचर सिर्फ ये बताते कि सारणिक है, कहाँ से आई, किस प्रकार आई, किसने सिद्ध किया, मैं सब कुछ सिद्ध कराऊंगा आपको इंटर में। सब कुछ यहीं पर मिलेगा, यूट्यूब चैनल पे भी और कोचिंग क्लास पे भी, दोनों बातें हैं। आइए इसको सॉल्व करें। देखिएगा, इसको हम बोलते हैं रो, इसको हम बोलते हैं कॉलम, इसको हम बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम, पंक्ति स्तंभ। तो इसमें हम फ्री होते हैं, डिटर्मिनेंट्स में हम फ्री होते हैं, किसी के भी सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं, किसी के भी सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं, चाहे इसके सापेक्ष, चाहे इसके सापेक्ष, चाहे इसके सापेक्ष, चाहे इसके, चाहे इसके, चाहे इसके। मैं इस क्वेश्चन में जो करने वाला हूँ उसी के सापेक्ष आपको समझाता हूँ, जिस हिसाब से हम क्वेश्चन में करने वाले। सपोज इसको मैंने बोला C1 C2 C3, ये हो जाएगा R1 R2 R3, रो 1 रो 2 रो 3, C1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो मैं आपको रो के सापेक्ष कैसे, किसी भी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कैसे करते हैं वो आपको समझाता हूँ। हमने मान लिया मुझे कॉलम के सापेक्ष प्रसार करना है, कुछ मत करिए, लिख लीजिए, A1 लिखिए, इसको दबा लीजिए, इसको दबा लीजिए, बहुत आसान है। A1 लिखिए, इसको दबा लीजिए, इसको दबा लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे माइनस, इसको इससे, देखते जाइएगा क्वेश्चन में और क्लियर होगा। इसको लिख लिया, इसको दबा लिया। अब C1 के सापेक्ष कर रहे हैं, फिर इसको लिखिए, ये प्लस का था, अब साइन पे भी ध्यान देना, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, हमेशा प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। A2 लिख लीजिए, A2 लिखने के बाद कुछ नहीं करना है, जहाँ पर A2 है वो वाली पंक्ति और वो वाला कॉलम दबा लीजिए, जो बचा इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, क्वेश्चन हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे नंबर पे क्या करना है, A3 प्लस माइनस, फिर प्लस लिखेंगे, इसको रखा, इसको दबाया, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लेना, हल कर लेना है, आंसर निकाल लेना, सॉल्व कर लेना, हल कर लेना है, आंसर निकाल लेना है। तो इतना सा तो रहा इस क्वेश्चन में, इतना सा तो रहा इस क्वेश्चन में। आइए अब इसको मैं इस क्वेश्चन को इसी विधि से करते हैं। थोड़ा बहुत मैंने आपको प्रसार बताया, डिटेल में नहीं बताया, जैसे ही आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। पहली चीज़ तो सबको एक तरफ ले जाएं, तो ये लाइन बन जाएगी m1x माइनस वाई प्लस C1 इक्वल टू 0, ये y इधर से इधर गया। इसी प्रकार ये इधर से इधर जाएगा, m2x माइनस वाई प्लस C2 बराबर, सॉरी ये C1 था, ये C2 था, m3x माइनस वाई प्लस C3 इक्वल टू 0। अब हमने लाइन का थोड़ा सा प्रारूप चेंज किया, अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये 100% से हो रहा है 0 के इक्वल होगा। 0 के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लाइन्स आर कोलिनियर, क्वेश्चन के अनुसार ये कोलिनियर है। तो बस कुछ नहीं, ऐसे बना लीजिए, हम एक डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं 1/2। अच्छा पहले लिखा जाता है A1 A2 A3, तो इसके कॉफिशिएंट M1 M2 M3, फिर
y के कॉफिशिएंट, इसमें भी -1 तो उतार ले -1, कुछ नहीं है तो 1 है और पीछे माइनस लगा है तो साइन का भी ध्यान देना है। और फिर कांस्टेंट टर्म C1 C2 C3 इन सबको उतार लिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल तो 0 होगा, लेकिन अब हमको करना है इसका एक्सपेंड करना है। अब हम फ्री हैं, किसी के भी थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं, R1 R2 R3 C1 C2 C3। तो अब क्वेश्चन में देखें ना, जो भी सॉल्यूशन है, जो भी प्रूव करना, तो उसमें M1 बाहर चाहिए, M2 बाहर चाहिए, M3 बाहर चाहिए। तो मैं C1 के थ्रू प्रसार करता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम 1। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर जैसे ही हम प्रसार करेंगे, पहले लिखिए M1, कुछ नहीं करना है, इसको दबा लीजिए, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई। C3 का -1 से तो -C3, -1 का C2 से तो अब बीच में -C2 और बीच में चिन्ह लगना माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, वेरी गुड, प्लस M2। जब इसको करना है देखिएगा, इसको दबा लीजिए, इसको दबा लीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई, -1 का C3 से तो -C3, इसको दबा लिया, इसको दबा लिया, इसका इससे -1 का C1 से तो माइनस माइनस प्लस C1। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, देखो पहले लेते हैं प्लस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे लगेगा माइनस। इसी प्रकार और आगे अगर देखा जाए तो, अच्छा डिटर्मिनेंट्स वाला साइन है, प्लस माइनस, अब फिर आएगा प्लस M3, इसको दबाया, इसको दबाया, इसका इधर मल्टीप्लाई, -C2, इसका इससे -C1 और माइनस माइनस बीच में माइनस लगेगा तो प्लस = 0, और 0 तो इधर लिखा ही हुआ है। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे से ऊपर, तो इधर 0, M1, ऑर्डर ना चेंज कर लें, C2 -C3, माइनस कॉमन ले लूँ थोड़ा सा, क्योंकि प्लस में प्रूव करना, माइनस कॉमन ले लूँ तो इनका साइन क्या हो जाएगा, C3 -C1। अरे भाई माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का ये माइनस माइनस प्लस, और M3 ऑर्डर अगर सही से लिख दें, C1 -C2 = 0। इतना ही आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन हो चुका है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ध्यान से देखिएगा, वीडियो रिवाइज करके देख लीजिएगा। ये मैंने आपको एक नई चीज़ आज बताई कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की मदद से किस प्रकार हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ये मैंने आज आपको बताया। इस पर एडवांस वीडियो भी बनेगा, क्लास 12th में भी पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ, किस प्रकार ये बनी होगी, ऐसा ही क्यों, इसका मतलब इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, सारी बातें बताऊंगा। कोई नहीं आपको बताता, सिर्फ आपको तरीके बता देते हैं। हम एक एक तरीके से एक एक चीज़ खोल के आपके सामने रख दूंगा, जो हम कोचिंग में पढ़ा सकते हैं उसको बाकी यूट्यूब पे आपको सारा का सारा वो क्या बोल सकते हैं उसको, एडवांस कंटेंट मिलेगा इस चैनल पे। जैसे कि मैं हमेशा प्रूव कराता रहता हूँ, इसका प्रूफ उसका प्रूफ, तो एडवांस कंटेंट भी यहाँ आपको मिलेगा, जो किसी कोचिंग किसी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिल सकता। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। और ओके, थोड़ा सा हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ, पहले मैं इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासिस फ्रॉम 3,2 एंड मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम दिस लाइन। मैंने क्वेश्चन हिंदी में लिखा था, मैं इंग्लिश व्यूअर्स के लिए भी बता दूं कि क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासिस फ्रॉम 3,2 एंड मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम दिस लाइन। अब इस क्वेश्चन को हिंदी में समझते हैं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,2 से होकर जाती है। लेट, ये रेखा हो गई। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,2 से होकर जाती है, ठीक है, तथा इस रेखा से 45 अंश का कोण बनाती है। किस रेखा से, उसका इक्वेशन दिया गया है x - 2y = 3 है, तथा इससे 45 अंश का कोण बनाती है। बस क्वेश्चन खत्म, प्रारूप बन गया। अब आप लोग के पास दिमाग है तो हल कर लीजिए, नहीं है तो फिर गधों की तरह बैठे रहिए। देखिए कोई भी क्वेश्चन है उसको करने का तरीका आसान होता है, और सरल रेखा तो इतना अच्छा चैप्टर है, इसमें जितना पढ़ाया जाए उतना कम है। एडवांस क्वेश्चंस भी आते हैं, जेई में भी बहुत सारा आता है। जेई को बस फोकस मत रखिए, यहाँ के लड़के मैं देखता हूँ कि जेई और निकाल कोई नहीं पाता।
आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के चक्कर में पड़िए और दुनिया में इतने सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं कि आपका नॉलेज सही हो गया तो सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखें। ये आपका एक लाइन है, ये इस पॉइंट से पास होती है, इसके साथ 45 अंश का कोण बनाती है। मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, द लाइन पासिस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस लाइन। इस रेखा और इस रेखा के बीच में 45 अंश का कोण है। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, जैसा कि मैंने आज बताया है, y माइनस y1 m x माइनस x1। आपको पॉइंट पता हो, पॉइंट पता है x1 y1, ये x1 है आपका, ये y1 है। और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूँगा, सिर्फ हिंट दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। मैं सिर्फ बताता हूँ करना कैसे है। अच्छा, पॉइंट तो मिल गए, इस पॉइंट से पास होती है, इस पॉइंट से, इस बिंदु से होकर गुजरती है। पॉइंट आपको पता है, बिंदु आपको पता है कि यह रेखा इस बिंदु से होकर जाती है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। अब बात आती है इसका स्लोप कैसे निकालेंगे। देखो, दो तरीके से बहुत आसान हो जाता है। एक, अगर बोल दे कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो सीधा सीधा m1 इक्वल टू m2। दूसरा, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो वो जो होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, जो प्रतिबंध होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, वहाँ से हम स्लोप निकाल लेते हैं। अब इसमें ये नहीं बोला ना तो पैरेलल है ना तो परपेंडिकुलर है, क्या बोला है, मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, मतलब दोनों के बीच में 45 अंश का कोण बनता है। तो क्या बच्चों किसी को पता है tan थीटा का फॉर्मूला होता है जब भी एंगल वाला हो, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2। और मॉड खोलना भी आपको समझाया गया, जब भी मॉड खोलना हो प्लस माइनस में सॉल्व कर लेना। अब थीटा 45 अंश है, m1 मान लेते हैं इसका स्लोप m जो हमको निकालना है, m2 इसका मान लें। डायरेक्टली बताइएगा इसका स्लोप कितना होगा। जो लोग पढ़ते हैं उनको समझ में आ गया होगा, इसका स्लोप होगा 1/2 माइनस एक्स का कॉफिशेंट अपॉन वाई का कॉफिशेंट माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक। तो m2 की जगह ये रख दीजिए, m1 की जगह m रख दीजिए, थीटा की जगह 45 रख दीजिए। जब भी मॉड हटाएं प्लस माइनस करके सॉल्व कर लीजिए, हल करके आंसर निकाल लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिएगा। देखिए, दो आंसर आएंगे। रीज़न क्या है, जब एक बार प्लस से सॉल्व करेंगे तो एक बार m मिलेगा, एक बार माइनस से सॉल्व करेंगे तो दूसरा m मिलेगा। दोनों को सॉल्व करके दो बार इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। हर बार इसी पॉइंट से होकर जाएगी, स्लोप चेंज हो जाएंगे। स्लोप चेंज हो जाने का रीज़न है ना कि लाइन नीचे भी तो बन सकती है। हमने तो एक प्रारूप बनाया ना, 45 डिग्री इधर भी तो हो सकता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग घर पे सॉल्व कीजिएगा। और बाकी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और माता पिता का सम्मान जरूर करिए। कोरोना के टाइम में भी आपको पढ़ते रहना है, अपनी पढ़ाई पे असर नहीं डालना है। और अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कह क्या रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स वाई एक्सिस। अब ये क्वेश्चन है, आखिर क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। जब भी कभी भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, सरल रेखा का क्वेश्चन करें तो सबसे पहले एक प्रारूप बना लें कि किस प्रकार ये रेखा बनी गई होगी, फिर किस प्रकार सॉल्व करते मैं आपको बताता हूँ। तो आइए अगर इसका डायग्राम बनाया जाए, ये बोल रहा उस रेखा का समीकरण, उस लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस रेखा के उस बिंदु से होकर जाती है जहां पर यह वाई अक्ष को मिलती है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस रेखा के उस बिंदु से होकर जाती है जहां पर यह वाई अक्ष पर मिलती है। तो हमको इक्वेशन फाइंड करनी है। आइए पहला इसका एक डायग्राम बनाते हैं। x/4 + y/6 = 1। क्या आप लोग समझ गए ये कौन सा फॉर्म है? इंटरसेप्शनल फॉर्म ऑफ लाइन, रेखा का अंतःखंड रूप। x अक्ष को जहां पर काटेगी x/a + y/b = 1। तो इसका मतलब है x अक्ष पर कटा अंतःखंड 4 है, y अक्ष पर कटा अंतःखंड 6 है। तो अगर इसका एक डायग्राम बनाए, 4 यहाँ पे ले लें, 6 यहाँ पे ले लें, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो ये आपकी लाइन है। अब आपको उस रेखा का, उस लंब रेखा का समीकरण निकालना है। मतलब इस पर एक रेखा लंब है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन किस बिंदु से? जहाँ पर यह वाई अक्ष को मिलती है। तो इसकी लंब रेखा का समीकरण, मतलब हमको इस रेखा का समीकरण निकालना है। इनके बीच में कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर विथ ईच अदर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर मुझे इस रेखा का समीकरण निकालना है तो बच्चों आप लोग जानते हैं किसी भी रेखा का समीकरण होता है y - y1 m
x माइनस x1। तो दो चीज़ें आपको पता हो, पहली चीज़ इसको हम बोलते प्रवणता और इसको हम बोलते बिंदु। तो एक बिंदु पता हो, साथ में उसकी टेंजेंट पता हो, प्रवणता पता हो, तो अब 100% श्योर है बिंदु तो ये होगा, क्योंकि ये रेखा इस बिंदु से होकर भी जाएगी। दिस लाइन पासिस फ्रॉम दिस पॉइंट। अब बात आती है इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे, इस रेखा के प्रवणता कैसे निकालेंगे। तो आपको बच्चों बताया गया है कि अगर इस रेखा की प्रवणता m1 हो, इसकी m2 हो, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हुए तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। ये चीज़ें सारी बातें क्लियर, मतलब मुझे इस लाइन की प्रवणता मिल जाए तो इस लाइन की प्रवणता निकाली जा सकती है। प्रवणता तो मैं निकाल लूँगा, लेकिन ये बिंदु कैसे पता करोगे कि ये किस बिंदु से होकर जाएगी। तो 100% इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप निकाल लो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लो, जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे उसी से पास होगी। इस जानकारी का यही यूज़ है। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, जहाँ पर ये होता है x अक्ष पर कटा अंतःखंड और ये होता है y अक्ष पर कटा अंतःखंड। तो x अक्ष पे 4 इंटरसेक्ट काटेगी तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4, 0, x में 4, y में 0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 6, x में 0, y में 6। तो सारी बात क्लियर हो गई है यहाँ से कि यह लाइन इस बिंदु से पास होगी। तो y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। लेकिन अब लंब रेखा की प्रवणता कैसे निकालें, फाइंडिंग द टेंजेंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लें। 6x प्लस 4y इक्वल टू ये हो जाएगा 24, और अगर इसको कर लें तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। एलसीएम लिया, सॉल्व किया, इतना आपकी ये लाइन बन गई। मैं निकालता हूँ स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन, रेखा की प्रवणता, इस रेखा की प्रवणता। अगर इस रेखा की प्रवणता निकाली जाए तो शायद इस रेखा की प्रवणता का फॉर्मूला क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x माइनस x का गुणांक अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y का गुणांक। इस तरीके से हम स्लोप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका x का कॉफिशिएंट है -3, y का कॉफिशिएंट है 2, तो ये आ गई आपकी स्लोप किस लाइन की, इस रेखा की प्रवणता। इस रेखा का स्लोप है आपका -3/2। इस लाइन का स्लोप निकालना है तो बच्चों आप लोग जानते हैं m1 इंटू m2 बराबर -1। कब, जब रेखाएं लंब हैं। व्हेन लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन स्लोप विल बी m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। m2 की वैल्यू m1 की जगह हमने रखा -3/2, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। तो अब सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, सब कुछ ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। लास्ट में बस हमको क्या लगा देना है, इक्वेशन ऑफ लाइन, जो भी फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला। अब एक चीज़ श्योर है, दिस लाइन पासेस, मैं थोड़ा सा साफ साफ लिखता हूँ, लाइन पासेस थ्रू 0,6, रेखा 0,6 से पास होगी, एंड स्लोप इक्वल -1, और स्लोप इसका होगा -1 नहीं होगा 2/3। एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। इसका फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है। आइए वैल्यू उठा के रख दे, y माइनस 6, m की जगह 2/3, x की जगह x1 की जगह 0। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा। ये सारे स्टेप्स आपके हैं। मैं सिर्फ वीडियो में ये बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद कैलकुलेशन आपको खुद से करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके बैक करके आप लोग देख लीजिएगा, सॉल्व करके आंसर मैच कर लीजिएगा।